साथियों अस्सलामुअलैकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 12 उर्दू लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों? हम लोग क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो लेसन 1 में क्या क्या पढ़ना है देखिए। लेसन 1 क्वेश्चन आंसर में तो कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? खाका पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे साथियों? खाका पढ़ेंगे। खाका का नाम क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी। इसके राइटर कौन है? मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग। कौन है? मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग है। तो सबसे पहले आप लोग खाका को समझ लीजिए। खाका किसे कहते हैं? तो खाका जो है यह एक ऐसी कहानी है जिसमें कोई इंसान जो है किसी दूसरे इंसान की शख्सियत को बयान करता है। क्या करता है? इसमें कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान की शख्सियत को बयान करता है, इसे खाका कहते हैं। तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद पर, किस पर? मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद पर खाका लिखे हैं और ये बहुत ही मशहूर, क्या है, बहुत ज़्यादा मशहूर खाका लिखे थे जिसका नाम क्या था? नज़ीर अहमद की कहानी। कुछ इनकी और कुछ मेरी और कुछ इनकी ज़ुबानी, है ना। तो ये खाका लिखे हैं और ये कहा जाता है कि नज़ीर अहमद जो है क्या थे? नज़ीर अहमद जो थे मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के उस्ताद थे। साथ ही एक और क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के कौन थे? तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के कौन थे? शागिर्द थे। तो साथियों चलिए क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है मारूज़ी सवालात मा जवाबात को देखते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर्स, यानी हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद फिर आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किसने फ़खरुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई? यानी फ़खरुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह किसने कराई थी? तो ए नंबर अलिफ है ऑप्शन सैयद अब्दुल्ला, बे ऑप्शन है सैयद वलीउल्लाह, जीम है सैयद अहमदुल्लाह, दाल है ऑप्शन में सैयद हस्मतुल्लाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी बे, है ना। उर्दू में बे किस टाइप से ऑप्शन रहता है? ए को अलिफ कहते हैं, उसके बाद बी को बे कहते हैं, और सी को जीम कहते हैं, और डी को दाल कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बे, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सैयद वलीउल्लाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ़खरुल्लाह बेग ने किससे कुरान पढ़ी? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फ़खरुल्लाह बेग ने किससे कुरान पढ़ी? ए नंबर ऑप्शन है मौलवी शमसुद्दीन, बी है मौलवी चिरागुद्दीन, सी ऑप्शन है मौलवी कमरुद्दीन, डी में है मौलवी अलदुद्दीन, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मौलवी कमरुद्दीन से फ़खरुल्लाह बेग जो थे क्या पढ़े थे? कुरान शरीफ पढ़े थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मौलवी कमरुद्दीन से फ़खरुल्लाह बेग क्या पढ़े थे साथियों? कुरान शरीफ पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की संद कहाँ से हासिल की? इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि इंटर की परीक्षा, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब होता है इंटर की परीक्षा कब होती है? मैट्रिक के बाद होती है। तो ए नंबर ऑप्शन है मुस्लिम कॉलेज, बी नंबर ऑप्शन है हिंदू कॉलेज, सी नंबर ऑप्शन है ईसाई कॉलेज, डी नंबर ऑप्शन है सिख कॉलेज। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हिंदू कॉलेज, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, किस सन में मिर्ज़ा यानी मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट पास किया? यानी इंटरमीडिएट मतलब होता है इंटर की परीक्षा पास किया।
ए नंबर ऑप्शन में है साथियों 1900 ईस्वी, बी में है 1901, सी में है 1902 और डी में है 1903। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1903 ईस्वी को यह जो है इंटरमीडिएट यानी इंटर की परीक्षा पास किए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5 है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने जुडिशियल इम्तिहान कब पास किया? अब हम लोग समझेंगे जुडिशियल क्या होता है। जुडिशियल मतलब होता है अदालती। क्या होता है साथियों? जुडिशियल मतलब होता है अदालती, यानी अदालत से जुड़े हुए एग्ज़ाम थे। तो इसको कब पास किए थे? ए नंबर ऑप्शन है 1908, बी है 1910, सी है 1912 और डी है 1914। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी 1910 ईस्वी को मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग जो है यह जुडिशियल यानी अदालती इम्तिहान को पास किए थे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने? तो हाई कोर्ट के हाई कोर्ट आप लोग सभी जानते होंगे, उच्च न्यायालय को क्या कहते हैं? हाई कोर्ट कहते हैं। और इंस्पेक्टिंग ऑफिसर मतलब होता है निरीक्षण अफसर, है ना, निरीक्षण अफसर यानी इंस्पेक्टिंग अफसर। तो ए नंबर ऑप्शन है 1935, बी में है 1936, जी में है 1938, दाल में है 1939। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर दाल, है ना, दाल बोलते हैं हम लोग उर्दू में, ठीक है, इस टाइप से ए बी ऑप्शन को। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर दाल हो जाएगा इसका सही आंसर 1939 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की शादी कब हुई? मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की शादी जो है कब हुई थी? ए नंबर ऑप्शन अलिफ नंबर ऑप्शन क्या है? 1904, बी नंबर ऑप्शन है 1906, जी नंबर है 1908 और दाल है 1910। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी 1908, ऑप्शन नंबर जी 1908। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की शादी कब हुई थी? तो 1908 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1908 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने कितने निकाह किए, यानी इसकी शादी कितनी हुई थी? अलिफ है ऑप्शन 1, बी नंबर ऑप्शन है 2, जी नंबर है 3, दाल नंबर है 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ऑप्शन नंबर बी 2 शादी हुई थी इसकी। पहली शादी होने के बाद दूसरी शादी पहली बीवी की बहन से हुई थी, ठीक है, किससे हुई थी? पहली बीवी की बहन से ही हुई थी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ था? ए नंबर ऑप्शन यानी अलिफ नंबर ऑप्शन 1945, बी नंबर ऑप्शन 1946, जीम नंबर 1947, दाल में है 1948। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1947 ईस्वी को मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का इंतकाल हो गया था। कब हुआ था? 1947 ईस्वी को इंतकाल हो गया था। आप लोग इसको इस तरह याद कर सकते हैं, हम लोग का भारत देश कब आज़ाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। तो ये 1947 को इंतकाल कर गए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। नज़ीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की? तहरीर मतलब होता है लिखना, तहरीर करना मतलब लिखना। तो नज़ीर अहमद की कहानी किसने लिखा है? इसका यही क्वेश्चन का कहना है। अलिफ नंबर ऑप्शन क्या है? मिर्ज़ा अफज़ल बेग, बी नंबर मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, जीम नंबर मिर्ज़ा
फ़रहतुल्लाह बेग, दाल नंबर ऑप्शन मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा और साथियों मिर्ज़ा, जीम नंबर ऑप्शन मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के ज़िद्द अमजद। क्या है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के ज़िद्द अमजद मतलब होता है दादा परदादा। मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग कहाँ से हिंदुस्तान आए? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की ज़िद्द अमजद यानी दादा परदादा मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग कहाँ से हिंदुस्तान आए? ए नंबर ऑप्शन है तुर्की, बी नंबर है बदख्शां, जीम नंबर है ईरान, दाल नंबर है अरब। तो इसके जो है इसके ज़िद्द अमजद यानी दादा परदादा जो है बी नंबर ऑप्शन यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। बदख्शां से कहाँ आए थे? हिंदुस्तान आए थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई थी? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई थी? अलिफ नंबर ऑप्शन दक्कन, बी नंबर दिल्ली, जीम नंबर लखनऊ और दाल में क्या है? हैदराबाद। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश जो है दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग किस सन में पैदा हुए थे? किस सन में पैदा होने का मतलब होता है कितने ईस्वी में पैदा हुए थे? तो अलिफ नंबर ऑप्शन 1880, बी नंबर ऑप्शन 1885, जीम में है 1886, दाल में है 1887। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश जो है 1885 ईस्वी में हुए थे। कब हुए थे? तो 1885 ईस्वी में ये पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? दिल्ली में इसकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था? यानी इसके फादर्स का नाम पूछा। इनके फादर का नाम क्या था? अलिफ नंबर ऑप्शन मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग, बी नंबर मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, जीम नंबर ऑप्शन में है मिर्ज़ा सरवर बेग और दाल में क्या है? मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दाल यानी मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा का क्या नाम था? यानी इसके माता जी का नाम क्या था? तो इनकी माँ का नाम देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर अलिफ है मुसर्रत जहाँ बेगम, बी नंबर है यानी बी में है मुशर्रफ जहाँ बेगम, जीम में है नूर जहाँ बेगम, दाल में है दरख्सा बेगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुशर्रफ जहाँ बेगम मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा यानी माँ का नाम था। तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के वक्त फ़रहतुल्लाह की उम्र कितनी थी? यानी इसमें कह रहा है कि जब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा यानी माँ का इंतकाल हो गया था तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कितने साल के थे यानी कितने दिन के थे? तो देखिए सिर्फ ये जो है 10 रोज़ के थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग सिर्फ 10 रोज़ के थे तो माँ का इंतकाल हो गया था। उसके बाद देखिए क्या है? उसके बाद देखिए साथियों क्या है? माँ का इंतकाल होने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के बाद किसने परवरिश की? क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है
कि जब मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग की वालिदा का इंतकाल हो गया था, किसका? जब मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग की वालिदा यानी माँ का इंतकाल हो गया था तो इसकी परवरिश किसने की थी, यानी इसका देखभाल किसने किया था? क्योंकि ये 10 रोज़ के थे, माँ तो कितने रोज़ के थे? 10 दिन के थे, 10 रोज़ के थे। तो इसकी परवरिश जो है फूफी ने की थी। फूफी आप लोग सभी समझते होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया। 18 में देखिए, जिन्होंने फ़तहुल्लाह बेग की परवरिश की उसका नाम क्या था, यानी फूफी जो है इसकी परवरिश की थी तो फूफी का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बे सही हो जाएगा, हुस्न जहाँ बेगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? डिप्टी नज़ीर अहमद इसका पूरा नाम है, आप लोग सभी सुने होंगे। तो इसका ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो साथियों देखिए, खाका कभी नहीं मारिएगा। खाका जो है ये फ़तहुल्लाह बेग का ताल्लुक़ है खाका से, लेकिन डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ अलिफ आंसर हो जाएगा, नावेल से है। किससे है? नावल से है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद जो है इसको उर्दू का अव्वलीन नावल निगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्दू का अव्वलीन नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद को कहा जाता है। और पहला नावल का नाम क्या है डिप्टी नज़ीर अहमद के? मीरातुल उरूस है। क्या है? मीरातुल उरूस है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है साथियों, मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग और मियाँ दानी ये दोनों जिगरी दोस्त थे। क्या थे? जिगरी दोस्त थे। तो मौलवी साहब के घर ये लोग क्यों जाते थे? तो ऑप्शन नंबर दाल सही हो जाएगा। ये लोग पढ़ने के लिए जाते थे। क्या जाते थे? पढ़ने के लिए ये लोग जो है जाते थे फ़तहुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर। यहाँ पर मौलवी साहब का मतलब आप लोग समझते होंगे। डिप्टी नज़ीर अहमद कौन थे? मौलवी साहब थे ये दोनों के। मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग और मियाँ दानी के मौलवी साहब का नाम क्या था? तो डिप्टी नज़ीर अहमद था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 में है, अरबी शायर से मुताल्लिक़ किस अरबी शायर से मुताल्लिक़ सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रिज़ा की छुट्टी हो गई? मियाँ रिज़ा कौन थे? तो मियाँ रिज़ा ये लोग का क्लासमेट था। किसका? फ़तहुल्लाह बेग और मियाँ दानी का क्लासमेट का नाम क्या था? मियाँ रिज़ा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुतनब्बी नाम का एक शायर था। तो मुतनब्बी नाम के शायर के सबक पढ़ने के दौरान मियाँ रिज़ा की छुट्टी हो गई थी। मियाँ रिज़ा को आप लोग मिस्टर रिज़ा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिस्टर रिज़ा भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। फ़तहुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलती करते थे? तो फ़तहुल्लाह बेग जो है शेर खानी में किस तरह की गलती करते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ़तहुल्लाह बेग शेर खानी में एराब की गलती करते थे। किसकी गलती करते थे साथियों? एराब की गलती करते थे। एराब मतलब होता है जबर जेर पेश की गलती। किसकी गलती? जबर जेर पेश की गलती को क्या कहते हैं? एराब की गलती कहते हैं। तो फ़तहुल्लाह बेग कैसी गलती करते थे? एराब की गलती करते थे। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है क्वेश्चन नंबर 23 क्या है साथियों? देखिए, मिर्ज़ा के मुज़ामिन, यानी मिर्ज़ा के मुज़ामिन मतलब होता है मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग। मिर्ज़ा अगर आप लोगों को शॉर्ट में दिखेगा तो समझ जाइएगा कि मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग का नाम है क्या? मिर्ज़ा। ठीक है, क्या नाम है? मिर्ज़ा है।
तो मिर्ज़ा के मुज़ामिन फ़रहत, मिर्ज़ा के मुज़ामिन फ़रहत कितने जिल्दों में शाये हुई, कितने जिल्दों में शाये हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी, यानी 7 जिल्दों में शाये हुई। कितने जिल्दों में? शाये मतलब होता है प्रकाशित, शाये मतलब प्रकाशित हुई। ठीक है, यहाँ तो आप लोग समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि आगे देखिए साथियों क्या है, आगे है अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे लॉन्ग वाला। कितने कौन सा? हम लोग इससे पहले हम लोग जो हैं क्या पढ़े हैं? इससे पहले साथियों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़े हैं। अब हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो सब्जेक्टिव में रहेगा। किस में रहेगा? जो सब्जेक्टिव में रहेगा इस क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे? देखिए कौन सा क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए मुख्तसर सवालात मा जवाबात, यानी मुख्तसर सवालात मा जवाबात, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में 3 नंबर में पूछे जाएंगे। कितने नंबर में पूछे जाएंगे? 3 नंबर में आप लोग एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसका अंग्रेज़ी हुआ मुख्तसर सवालात मा जवाबात का अंग्रेज़ी क्या होता है? शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर्स, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर जो है देखिए क्यों जाते थे। इसका जवाब मैं बताती हूँ। तो इसका जवाब में क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी, ये दोनों कौन थे पहले समझ लीजिए साथियों। ये दोनों जिगरी दोस्त थे। कौन थे? ये दोनों जिगरी दोस्त थे। तो मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ क्या करने जाते थे? तो तालीम हासिल करने जाते थे इसके घर पर। उसके बाद है चूँकि उस ज़माने में मदारिस और कॉलेज आज की तरह बाज़ाब्ता इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि इसलिए ये लोग घर पे जाते थे, क्योंकि उस समय मदारिस मदरसा की जमा है, कॉलेज आप लोग सभी समझते होंगे। मदारिस और कॉलेज का इंतज़ाम आज की तरह नहीं था, और अगर था भी तो आज की तरह आम नहीं था, यानी कहीं कहीं मदारिस और कॉलेज रहते थे। ज़्यादातर बच्चे उस समय घर पर ही जाते थे। दूसरी बात यह है कि उस ज़माने में यह रिवायत थी कि अमूमन तलबाए उस्ताद के घर पर खुसूसी तौर पर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। तो आप लोग अपनी भाषा में इसका जवाब इस तरह भी दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या था? फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में आज की तरह मदारिस और कॉलेज की व्यवस्था मतलब इंतज़ाम नहीं था। ये आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, इतना ही हो जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किस अरबी शायर से मुताल्लिक़ सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रिज़ा की छुट्टी हो गई थी? किसकी छुट्टी हो गई थी? मियाँ रिज़ा की। तो आप लोग जब कहानी पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मियाँ रिज़ा कौन। मियाँ रिज़ा को आप लोग मिस्टर रिज़ा भी बोल सकते हैं। और ये जो थे फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी के कौन थे? क्लासमेट थे। क्या थे? क्लासमेट थे, यानी सहपाठी थे, साथ में पढ़ते थे। तो जवाब में क्या हो जाएगा? अरबी ज़बान की मशहूर शायर के कलाम को पढ़ाने के दौरान किस लिए मतलब इसकी छुट्टी हो गई थी? तो जवाब में क्या लिखना है? अरबी ज़बान की मशहूर शायर के कलाम को पढ़ाने के दौरान मियाँ रिज़ा की छुट्टी हो गई। हुआ यूँ कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मियाँ रिज़ा भी डिप्टी नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे। एक दिन दीवान मुतनब्बी पढ़ रहे थे। कौन सा दीवान मुतनब्बी? यानी
मुतनब्बी शायर थे, इसका दीवान पढ़ रहे थे। मुतनब्बी नाम का एक क्या थे, शायर थे, इसका दीवान पढ़ रहे थे। कौन? तो मिस्टर रिज़ा पढ़ रहे थे, यानी मियाँ रिज़ा। अशआर में एराब ना होने की वजह से, किसमें? अशआर मतलब होता है शेर की जमा क्या है? अशआर है। शेर आप लोग सभी समझते होंगे, ठीक है। तो अशआर में एराब ना होने की वजह से, एराब मतलब होता है जबर ज़ेर पेश ना होने की वजह से रिज़ा मियाँ, यानी रिज़ा मियाँ बोली या मिस्टर रिज़ा बोली या मियाँ रिज़ा बोलिए, ठीक है, अशआर को गलत पढ़ दिए। क्या किए? गलत पढ़ गए। इसी पर मौलवी नज़ीर अहमद चिरागपा हो गए, बहुत ज़्यादा नज़ीर अहमद को गुस्सा हो गया और मियाँ रिज़ा को दर्स से खारिज कर दिए, यानी जहाँ पर वो पढ़ रहे थे उस जगह से उसको निकाल दिए और कहे कि निकल जाओ तुम मेरे क्लासरूम से, बहुत ज़्यादा डांटे थे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग इस टाइप से अपने ज़बान में लिख सकते हैं कि अरबी ज़बान के मशहूर शायर मुतनब्बी कौन थे? मुतनब्बी के दीवान पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से यह जो है एराब को, तो यह जो थे एराब ना होने की वजह से, अशार में एराब ना होने की वजह से मियाँ रिज़ा अशार को गलत पढ़ दिए थे। यानी मियाँ रिज़ा जो थे यह शेर को, किसको? शेर को नसर की अंदाज़ में पढ़ रहे थे। मियाँ रिज़ा क्या पढ़ रहे थे? शेर को नसर की अंदाज़ में पढ़ रहे थे, इसलिए मौलवी साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, ठीक है। इसकी वजह से इसको दर्स से निकाल दिए और कहे कि तुम कहीं मतलब पहले तुम बेसिक नॉलेज लेके आओ, उसके बाद तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि मिस्टर रिज़ा यानी मियाँ रिज़ा अपने मतलब मौलवी साहब की यहाँ से ऐसे भागे और दोबारा नज़र नहीं आए, है ना। बहुत ज़्यादा मतलब इसको डांटे थे और दोबारा पढ़ने के लिए नहीं आए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फ़तहुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे। फ़तहुल्लाह बेग आप लोग सभी समझते होंगे कौन है। फ़तहुल्लाह बेग जो है यह नज़ीर अहमद के शागिर्द है। नज़ीर अहमद के क्या है? शागिर्द हैं। शागिर्द मतलब होता है स्टूडेंट हैं। तो फ़तहुल्लाह बेग जो है शेर खानी में यानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे, तो जवाब में कैसे लिखना है? फ़तहुल्लाह बेग की सिर्फ़ नहू तो कमज़ोर थी ही, जिसकी वजह से नज़ीर अहमद की यहाँ तदरीस के दौरान वह शेर खाने में एराब की गलतियाँ करते थे। अब हम लोग समझेंगे कि फ़तहुल्लाह बेग शेर खाने में कैसी गलतियाँ करते थे। एराब की गलतियाँ बहुत क्या करते थे। एराब की गलतियाँ यानी ज़बर ज़ेर पेश की गलतियाँ ये बहुत ज़्यादा क्या करते थे। वैसे भी नज़्म पढ़ने में फ़तहुल्लाह बेग को बहुत दुश्वारी होती थी। नज़्म पढ़ने में जो है इसको बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती थी, परेशानी होती थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग कैसे लिखिएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 को मतलब आम ज़बान में यानी अपनी ज़बान में कैसे लिखना है, देखिए। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 को आम बोलचाल की तरह कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम में? तो फ़तहुल्लाह बेग जो थे एराब की गलतियाँ क्या करते थे, कैसी गलतियाँ क्या करते थे? एराब की गलतियाँ। तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मियाँ दानी कौन थे? फ़तहुल्लाह बेग के जिगरी दोस्त थे। मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ क्या करते थे? मियाँ दानी जो थे शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ क्या करते थे? जब ये मौलवी साहब यानी नज़ीर अहमद के घर आते थे पढ़ने, तो जवाब में क्या लिखना है? मियाँ दानी शेर खाने में एराब की गलती तो नहीं करते थे। एराब की गलती कौन करते थे? फ़तहुल्लाह बेग। लेकिन मियाँ दानी शेर खाने में यानी शेर पढ़ने में एराब की गलतियाँ नहीं करते थे, लेकिन शेर को कुछ इस अंदाज़ में पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि मियाँ दानी शेर की बजाय नसर पढ़ रहे हैं।
यानी ये शेर को जो है नसर की अंदाज में पढ़ते थे। हालत यह थी कि पढ़ने के दौरान सुख्ता तो क्या झटका भी पड़ जाते थे, जिसकी वजह से मौलवी नज़ीर अहमद मियाँदानी से कुफ्त रहा करते थे, यानी बहुत परेशान रहा करते थे। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, मियाँदानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां क्या करते थे, तो जवाब में लिखना है मियाँदानी शेर पढ़ने में कैसे गलती क्या करते थे। शेर को जो है ये नसर के अंदाज में पढ़ते थे। कैसी गलती क्या करते थे, शेर को नसर के अंदाज में पढ़ते थे, लेकिन यह एराब की गलती नहीं करते थे। ऐसे लिखना है आप लोगों को एग्ज़ाम में। तो साथियों, आप लोगों को मतलब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि और हम लोग अच्छे से इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था। तो जवाब में क्या लिखना है, मौलवी साहब मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि डिप्टी नज़ीर अहमद की बात की जा रही है। जवाब में क्या लिखना है, मौलवी साहब को पढ़ाने का तरीका यह था कि पहले बच्चे से ही किताब की इबारत को पढ़वाते और सुनते। यानी मौलवी साहब कैसे पढ़ाते थे, तो ये पहले बच्चे को ही कहते थे आप किताब की इबारत को पढ़िए और तब सुनते थे। अगर बच्चे सही पढ़ देते तो ठीक, अगर बच्चे सही पढ़ लेते थे किताब की इबारत तो ठीक, वरना अपनी तलून मिजाजी की वजह से या तो ऐसे गलत इबारत पढ़ने वाले तलबा को दर्स से निकाल देते थे, यानी अपने मतलब जहाँ पर वो पढ़ाते थे वहाँ से निकाल देते थे। उसके बाद क्या है, या फिर डांट कर समझाते थे, फिर इबारत दुरुस्त होने के बाद ही इबारत की तशरीह पढ़ाते थे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे है, यहाँ तो आप लोग समझ गए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है तवील सवालात। तवील मतलब आप लोग सभी समझते होंगे, तवील मतलब होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो आगे क्या है देखिए, तवील सवालात माँ जवाबात। तवील सवालात माँ जवाबात में क्या है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन विथ आंसर। अब हम लोग तवील सवालात को देखते हैं। तो साथियों, अब हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्या है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है मौलवी साहब अपने शागिर्दों से। क्वेश्चन में क्या है देखिए, मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए थे। क्या है, मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए थे। तो इसका जवाब कैसे लिखना है, देखिए इसका जवाब लिखना है, जवाब कैसे लिखना है देखिए साथियों, जवाब है मौलवी साहब अपने शागिर्दों से इसलिए गुस्सा होते थे कि वह दर्स के दौरान शागिर्दों से पहले किताब की इबारत पढ़वा कर सुनते थे। क्या करते थे, पहले के शागिर्दों से यह किताब की इबारत पढ़ने के लिए कहते थे। उसके बाद अगर तलबा इबारत गलत पढ़ देते तो कहीं एराब की गलती कर देते थे, तो मौलवी नज़ीर अहमद इबारत गलत पढ़ने को नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार देते थे। मतलब इसको जब तलबा यानी शागिर्द अगर गलती पढ़ते थे, यानी स्टूडेंट गलत पढ़ते थे, तो मौलवी साहब को जो है बर्दाश्त नहीं होता था। ठीक है, मतलून मिजाज थे ही, ऊपर से तलबा का गलत इबारत पढ़ना जले पर नमक का काम करता था। यानी अगर तलबा गलत पढ़ देते थे तो जले पर नमक छिड़कना मतलब होता है गुस्सा को और बढ़ा देना। ठीक है, तो इसके मतलब मौलवी साहब के लिए ऐसा हो जाता था, जले पर नमक का काम करना। ठीक है, उसके
बाद आगे है किसी तालिबी इल्म की गलत इबारत पढ़ने पर या अरबी इबारत में गलत एराब लगाने पर वह इस कदर चिराग़ होते थे कि भी तलबा को दर्स से निकाल दिया करते थे। तलबा को ये जो है मतलब दर्स से निकाल दिया करते थे, यानी स्टूडेंट को कहते थे नहीं पढ़ाएंगे। उसके बाद है मौलवी नज़ीर अहमद साहब के एक शागिर्द दानी मियाँ का किस्सा है, यानी मियाँ दानी का किस्सा। देखिए अब क्या है मियाँ दानी का किस्सा, आगे क्या है, आगे देखिए मियाँ दानी का किस्सा है कि इन्होंने दीवान मुतनब्बी पढ़ने के दौरान मुतनब्बी के अशआर को, शेर की जमा क्या है अशआर को, कुछ इस तरह पढ़ाया कि गोया शेर नहीं नसर पढ़ रहे थे। तो मियाँ रिज़ा या मिस्टर रिज़ा आप लोग बोल सकते हैं, तो इसके शेर पढ़ रहे थे। मिस्टर रिज़ा या मियाँ रिज़ा जो है मुतनब्बी शायर की दीवान पढ़ रहे थे। किसके? मुतनब्बी शायर की दीवान पढ़ रहे थे। तो ये क्या किए थे, शेर को नसर की अंदाज में पढ़ रहे थे। मौलवी साहब एक दो अशार तक खामोशी से सुनते रहे। शेर की जमा क्या है अशार है। लेकिन तीसरे शेर में भी जब मियाँ दानी ने वही गलती दोहराई तो मौलवी नज़ीर अहमद के गुस्सा की इंतहा ना रही, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे। वह मियाँ दानी पर इस कदर नाराज़ हुए कि उसको दर्स से निकाल कर ही दम लिया, मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और जहाँ पर वो पढ़ते थे उसके रूम में जाकर घर पर उससे निकाल दिया गया उस रूम से। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो दूसरे दिन उस दर्स में शामिल किया, उससे दूसरे दिन क्या किए, अपने दर्स में शामिल किए, यानी पढ़ने के लिए कहे। फिर आगे है एक दूसरे शागिर्द मियाँ रिज़ा का भी यही अंजाम क्या है, अब मियाँ रिज़ा या मिस्टर रिज़ा, ठीक है, मिस्टर रिज़ा का भी यही अंजाम हुआ यह कि दीवान मुतनब्बी ही पढ़ रहे थे और मियाँ दानी वाले दर्स में ही जब मियाँ दानी अरबी शेर को गलत पढ़ दिया तो मियाँ रिज़ा को इबारत पढ़ने का हुक्म हुआ। क्या हुआ? हुक्म हुआ। उसके बाद है मौसूफ़ ने शेर को मियाँ दानी से तवील नसर बना दिया। मौलवी साहब को भला ताप कहाँ थी, इन्होंने फ़ौरन मियाँ रिज़ा को मिस्टर रिज़ा भी कह सकते हैं को सलाह दिया कि तुम मेरा मशवरा कबूल करो और कल से मेरे यहाँ आना बंद कर दो। मतलब ये क्या किए थे, मना कर दिए थे कि नहीं पढ़ने आना है। यह सुनकर मियाँ रिज़ा यज़मुर्दा हो गए। क्या हो गया? यज़मुर्दा हो गए। तब मौलवी साहब ज़रा नरम पढ़े और कहा कि मैं तुमको हमेशा के लिए नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि मेरा मशवरा यह है कि क्या कहा, आगे देखिए, आगे है मेरा मशवरा यह है कि 10-15 दिन शाम को काली जान उस्ताद के दर्स में शामिल हो जाया करो कि नसर और नज़्म के दरमियान फ़र्क को समझ सीखो और शेर से कुछ मुनासिबत हो जाए। ठीक है, मतलब वो कहे कि काली जान के दर्स के यहाँ पढ़ने जाओ, तुमको हम मना नहीं कर रहे हैं कि मेरे यहाँ पढ़ने नहीं आओ। 10 रोज़ कहाँ पढ़ने जाने के लिए बोले? काली जान उस्ताद के यहाँ। उसके बाद है वरना तुम जिस तरह यहाँ शेर पढ़ते हो वह गोया अशआर के गले पर छुरी फेरने के मुतरादिफ है। मुतरादिफ मतलब मिलता जुलता। इस तरह मियाँ रिज़ा बहुत शर्मिंदा हुए और मौलवी साहब के यहाँ जाना ही छोड़ दिए। क्या किए?
ये मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने के लिए ही छोड़ दिए। मुख्तसर यह है कि मौलवी साहब बच्चे को पढ़ाने में बहुत सख्ती यानी कड़ाई किया करते थे। जब तालिबे इल्म उनकी सख्ती मतलब कड़ाई को झेल जाता था तो मौलवी साहब के यहाँ से कुंदन बनकर निकलता था, यानी बहुत ही अच्छा पढ़ लिख कर कामयाब शागिर्द बन जाता था। दरअसल तदरीस के दौरान इन सख्ती करना मौलवी साहब की शख्सियत का अंग्रेज़ी क्या होता है, पर्सनैलिटी का ज़ाहिरी पहलू था, वरना हकीकत यह है कि वह अंदर से बाहर नरम मिजाज वाक़े हुए थे। ज़ाहिरी सख्ती भी तदरीस के मुताले में इनकी अखलास का मंज़र था। तो साथियों, अभी जितने भी हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखे हैं सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे जो है अच्छे से याद करती जाइएगा और कॉपी में आप लोग ज़रूर उतार लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।